हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 के बारे में। धारा 88 हमें ये बताती है इंटरप्लीडर सूट के बारे में, यानी कि अंतराभिवाचीवाद। अब अंतराभिवाचीवाद या इंटरप्लीडर सूट समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी मुकदमा जो होता है दो पक्षों के बीच में होता है, एक वादी और एक प्रतिवादी, यानी कि एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। आमतौर पर क्या देखा जाता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में एविडेंसेस देते हैं, कोर्ट उन एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। अब जिनके फेवर में जो तथ्य होते हैं वो सही उस कोर्ट को लग रहे होते हैं, कोर्ट उसके फेवर में फैसला सुना देता है और वो अगला बंदा जाके हार नसीब करता है और दूसरा जीत नसीब करता है। ये आमतौर के मुकदमों में देखा जाता है। लेकिन अब हमारे लिए देखने की बात यह है जो इंटरप्लीडर सूट है, इंटरप्लीडर सूट में यह होता है कि इसमें जो होता है मुकदमा वादी और प्रतिवादी के बीच नहीं होता है, इसमें प्रतिवादियों के बीच में जो होता है आपस में विवाद हो रहा होता है। इसमें यह होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि मेरे पास अगर कोई राम है, मेरा दोस्त है, और उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल मेरे घर पर लाकर खड़ी कर दी। उसने कहा कि मुझे ये मोटरसाइकिल वापस दे देना, कुछ समय बाद अपने घर पर रख लो क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा है और वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ जाती है। मैंने उसकी मोटरसाइकिल अपने घर पर रख ली। अब अचानक से क्या पता चलता है, राम की मृत्यु हो गई। अब राम की मृत्यु जब हो गई है तो उसके दो व्यक्ति सामने आ रहे हैं। एक कहता है कि मैं उसका पुत्र हूं तो इस मोटरसाइकिल पर मेरा अधिकार है, आप मुझे दे दीजिए। और दूसरा कहता है कि मैं इसका पुत्र हूं, इस मोटरसाइकिल पर मेरा अधिकार है तो मुझे दे दीजिए। तो इस कंडीशन में जो जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया होता है, जिसमें जो वादी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो डिलेमा की कंडीशन में चला जाता है। आखिर दोनों में से कौन इनका वास्तविक उत्तराधिकारी है, इस जो मेरे पास आर्टिकल है उस व्यक्ति का जो वस्तु है, उस आखिरकार मैं उस वस्तु को किसको सौंपूं। तो इस कंडीशन में वो विवाद की स्थिति में क्या करता है, दोनों से विवाद ना करते हुए सीधे कोर्ट जाता है, न्यायालय में मुकदमा दर्ज करता है। न्यायालय में मुकदमा दर्ज करता है और न्यायालय से कहता है इस मुकदमे को अंतराभिवाचीवाद के तहत चलाया जाए, क्योंकि इसमें जो हो गया, जो डिपेंडेंट्स है मेरे दोस्त के, उन डिपेंडेंट्स के बारे में मैं अज्ञान हूं। आप इन दोनों को कहिए कि ये दोनों साबित करें कि इन दोनों में से उसका राम का लीगल हेयर और उसका वास्तविक उत्तराधिकारी या डिपेंडेंट कौन है, जो इस मोटरसाइकिल के लिए एक्चुअल में लाइबल है, जिसको मिलनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करता है, दोनों से एविडेंसेस मांगता है, दोनों के एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, एविडेंसेस की जांच परख करता है। सारी जांच परख करने के बाद दोनों जो प्रतिवादी होते हैं उनमें से किसी एक को सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ओनरशिप दे देता है। या मान लीजिए दोनों की ओनरशिप है तो कोर्ट एज पर कोर्ट चॉइस कैसे डिसीजन देना है वो कोर्ट देता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गई, हालांकि अब इसका एक्सेप्शंस भी कुछ ये हैं कि मान लीजिए मुकदमा हो गया, दोनों प्रतिवादियों के बीच में मुकदमा हो गया, दोनों में से चीजें मिलनी हो गई। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे घर पे इतने दिनों तक मोटरसाइकिल खड़ी रही, मैंने उसकी मेंटेनेंस कुछ करी होगी, उसकी रखरखाव के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा या सीसीटीवी लगाया होगा, तो उसमें क्या होगा, अब उसका खर्च कौन वहन करेगा। तो इसमें हम कोर्ट से यह भी डिमांड करेंगे कि कोर्ट, माननीय न्यायालय महोदय, इस वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो खर्चा लगा है वो मात्र मुझे खर्चा दिया जाए। मतलब इंटरप्लीडर सूट के तहत क्या हो जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरे पोजीशन में है, मेरे कब्जे में है, मैं उस पर अपनी ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, ओनरशिप का दावा नहीं क्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं कोर्ट से सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि जो वस्तु मैंने रख रखाव करने में जो भी खर्च करा है या जो भी उसका रेंट हो रहा होता है उसको मैनेज करने के लिए वो रेंट मुझे मिल जाए। तो दोनों में से जिसकी ओनरशिप उस वस्तु पर इस्टेब्लिश हो जाती है, साबित हो जाती है कि फलाने बंदे की ओनरशिप इस पे है, उस व्यक्ति से कोर्ट क्या करती है, उतना जो है राशि वसूल कर लेती है। और वो उस राशि को वसूल करने के बाद क्या होता है, उस अगले व्यक्ति को पे ऑफ कर देती है कि भैया ले लो तुम ये पैसा, और तुम्हारे क्योंकि इसकी रखरखाव में तुम्हारी तरफ से इतना खर्चा लगा हुआ है। ये इस तरीके से हमारा इंटरप्लीडर सूट खत्म हो गया। तो इंटरप्लीडर सूट की कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अब आखिरी में कंक्लूजन कर दूं तो ये होता है कि जो इसमें जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में मुकदमा नहीं होता है, बल्कि वादी और प्रतिवादी के बीच मुकदमा ना हो करके प्रतिवादियों के बीच में आपस में विवाद होता है ओनरशिप को लेके। और इसमें सबसे खास बात है, जो इसमें मैंने मुकदमा करा हुआ, जो भी व्यक्ति इसमें मुकदमा कर रहा होता है, मुकदमा करने वाला व्यक्ति वस्तु पर अपना दावा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ उतना धन चाहता है जितना कि उस वस्तु के रखरखाव में उसका लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा एक
जो है बहुत सिंपल मैनर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसको लिख के आएंगे तो 6 पन्ने का कंटेंट मिनिमम है ये, और आपको एलएलबी में या एलएलएम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ये एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाकी आप जो है वीडियो तो ठीक बना होगा शायद, मुझे लगता है। बाकी कोई कमी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।